मुबशिरा से। अस्सलाम वालेकुम ईश्वराप्पा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये टॉपिक उठाया, और बहुत शुक्रिया मुबशिरा का कि हर बार वो बहुत अच्छे से सबको कनेक्ट कर देती हैं। और मेरे हिसाब से जैसे अभी हम लोग जिक्र बेबी ज़ैनब का कर रहे थे और कैसे उनके सारे मुश्किलों का सामना किया, आम औरत के हिसाब से देखा जाए तो एक छोटी सी चोट लगने पे भी औरत का एकदम मुंह को आ जाता है। और इतनी स्ट्रांग लेडी जिन्होंने खाली करबला का पूरा इतना ज्यादा दर्दनाक मंजर देखा, उसके बाद सफर कूफा तक, फिर कूफा से दमिश्क तक सारे मतलब 55 लोगों का पूरा केयर करना, सारी अपनी मुश्किल के साथ, तो would have really hard that would have taken care of इतना ज्यादा करेज था कि यजीद के सामने खड़े होकर पूरा खुतबा देना, उसको उसकी सही जगह बताना। It would have been really that would have needed lot of courage and इसी मुद्दे में मेरी आज जिक्र करते हैं कि हम औरतें वैसे दिल के काफी कमजोर होते हैं, नॉर्मली डराते हैं, हर चीज हमको ज्यादा इफेक्ट करती है एज कम्पेयर टू मेन। तो अपने आप प्लीज आए और अपने थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं, फिर मेरे सवाल में जवाब दें, ठीक है सर? हाँ जी। पहले हम लोग आपको कांटेक्ट कर सकें किसी भी प्रॉब्लम में, आपने बारे में थोड़ा सा, और बाद में आपसे और क्वेश्चंस करती हूँ। Please go ahead. Should I start? जी बिल्कुल। Give an introduction. I'm not. Where are you practicing right now? What are you into? एक बार फिर से बताएंगे आप? It's not audible properly. You are audible to me at least. Okay. So, should I start now? Everybody is there? Yes, please. I think there is some network issue. कहीं ना कहीं कोई नेटवर्क इशू आ रही है जी। I went out to check if it was my network. 1 minute, just check once I switch off. We can hear you. We can hear you. Okay. डॉक्टर जान आप बताएं। हाँ हाँ, but हाँ। So I just now. हाँ. So actually, I am really privileged to get this opportunity to have a discussion with all the female members, basically, of our society and our family. जिन चीज़ों का जिक्र हो रहा था अभी regarding Hazrat Zainab alayhi salam, what she faced at that time, and उनकी चीज़ों को देखते हुए, और जब हम लोग जाते हैं ज़ियारत को तो ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी स्ट्रगल होती हैं, जाके फिर हम लोग ज़ियारत करते हैं वहाँ पर।
always there is a thing कि female is always a more sufferer. इवन द हेल्थ इश्यूज जो है आज के डेट में भी कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्ट करता है फीमेल को ज्यादा। तो इसके जैसे हार्ट डिजीज के बारे में अगर हम बात करें तो हार्ट डिजीज जो है स्पेसिफिकली इट इज नॉट एज सेड कि इट इज मोर कॉमन इन अ वुमेन और इन अ मेल, ऐसा कोई डिवीजन नहीं है फिलहाल। But yes, there are certain things which is seen more commonly in case of a female. So, are all everybody is audible to me, na? Yes, yes. Okay. So, नहीं, मेरा ये पूछना था डॉक्टर जाफरी के ये बताएं कि फीमेल डेथ कितनी हो जाती हैं जो हार्ट डिजीजेस से, फीमेल डेथ कितनी कॉमन है? Yes, this is a very good question. After the age of 40-45, you can say simply कि menopause, है ना? Menopause के बाद within 10 years, most commonly heart attacks देखने को मिले हैं females में, and that is the time कि सबसे ज्यादा डेथ रेट उस एज ग्रुप में फीमेल में ज्यादा होता है, related to specifically कार्डियक अरेस्ट। अच्छा, फिर हम बात करेंगे कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो आप बताएंगे हम लोगों को। ज्यादातर तो हम लोगों को पता ही रहते हैं, बट वी वुड लाइक कि आप भी हमें बताएं कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, ये तो हमें पता रहते हैं, उसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो आप बताएं ताकि हम लोग बेहतर अपना ख्याल रख सकें। जी, जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जैसा आपने बताया, तो उसमें लेकिन वो अभी आज के डेट में जो सबसे नंबर 1 पे है वो है स्मोकिंग फैक्टर। द सेकंड जो है वो है हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ओके, डायबिटीज मेलिटस, इंक्रीज ऑफ शुगर, ठीक है, लेवल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये 2-3 फैक्टर्स जो है बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा जैसे स्ट्रेस फैक्टर है, ठीक है, ओबेसिटी है, ये फैक्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं इसमें। लेकिन जो 4 फैक्टर सबसे कॉमन देखने को मिल रहे हैं वो है स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस। इन केस ऑफ अ फीमेल एक एडेड फैक्टर हो जाता है, दैट इज आफ्टर द मेनोपॉज बिकॉज ऑफ द लो एस्ट्रोजन लेवल। बहुत ही अच्छी चीजें आपने बताई। और जाहिर सी बात है मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, तो एस्ट्रोजन कम होने की वजह से जो रिस्क है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, क्या साइन एंड सिम्टम्स बताएंगे जिनसे एक इंसान डायग्नोज कर सकता है कि उसको हार्ट डिजीज है या प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं अगर हार्ट अटैक के, तो कौन से सिम्टम्स हैं जो प्रोड्रोमल होते हैं और कौन से होते हैं जो डेफिनेटिव सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के? Symptoms are those which are felt by the patient itself. Okay. तो वो सिम्टम्स जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं वो हैं चेस्ट पेन के, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के, ठीक है, और चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन, ठीक है। एंड इन केस ऑफ अ फीमेल्स जो मोस्ट लाइकली पाया गया है कि चेस्ट पेन इज नॉट अ वेरी कॉमन सिम्टम इन केस ऑफ अ फीमेल। There can be a silent heart attack in case of a female. There are other symptoms like jaw pain, neck pain, the shoulder pain, back pain, abdominal discomfort. These are very common symptoms which is being seen in case of a female, especially in case of cardiac heart diseases or coronary artery disease. तो इसका मतलब हमें जो सिम्टम्स डेफिनेटली जैसे याद रहते हैं कि हार्ट अटैक में इधर दर्द होने लगेगा, वो डेफिनेट नहीं है कि फीमेल्स में ये वाले सिम्टम्स हों। उनको नॉजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, बहुत थकान हो सकती है ना, पेन इन नेक और जॉ हो सकता है। सो इनके सिम्टम्स डिफरेंट फ्रॉम मेल्स हो सकते हैं। और एग्जैक्टली जो जैसे हार्ट बर्न है, इट्स वेरी कॉमन इन डाइजेशन, ठीक है, so that cannot be taken very lightly, especially in case of a female. So because exactly, so there are with loose motion, okay, कई बार फीमेल्स को लूज मोशंस के साथ, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ
कार्डिक सिम्टम्स इंक्लूडेड रहते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जहाँ की फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है। द क्लासिकल चेस्ट पेन जो है वो एज कम्पेयर टू मेल इज नॉट सो कॉमन इन केस। जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो मैं सोच रही थी कि देखिए कभी कभी तो पेट गड़बड़ हो ही जाता है, कभी नौजिया भी हो जाता है, कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है, तो हर केस में हमको ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ये हार्ट की प्रॉब्लम है। मगर अगर आपको पहले से डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आपको ज्यादा गार्डेड रहना पड़ेगा कि अगर आपको ये सारी चीजें भी हो रही हैं। Am I right on that, Dr. Jafri? Exactly. The predisposing factors like diabetes, hypertension, if she is having those diseases, then अगर उसके साथ ये symptoms है तो definitely we should screen for the cardiac. यानी कि हमें ये हमारे पास अगर पहले से ही एक मैं वो एग्जाम्पल पढ़ रही थी कि जैसे कि अगर आपके टायर में एक कील लग जाए तो शायद हवा नहीं निकलेगी, मगर एक दो कीलें लगी हों और तीसरी कील भी लग जाए तो आपको और तकलीफ। मतलब अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है और आपको और नॉजिया, वॉमिटिंग भी होने लगे, then you have to be guarded that you may be having some of the chest symptoms and you should meet Dr. Jafri or any other cardiac specialist on that. So that is one thing. जी, मेरा एक सवाल जो मैं हमेशा सोचती हूँ कि देखिए क्या आप कुछ ऐसी दवाएं बता सकते हैं कि जो हम घर में इमरजेंसी किट में रख लें, ताकि अगर मान लीजिए डायबिटीज और ब्लड प्रेशर या एल्डरली लोग हैं हमारे घर में तो हम उनको फर्स्ट एक्ट में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो दे सकते हैं, या कोई कॉल है या कोई नंबर्स हैं जिनको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैटर ऑफ मिनट्स होता है, हार्ट की मसल्स को डिस्ट्रॉय होने में मिनट्स में या सेकेंड्स में काम लगता है। तो अगर वैसा कुछ आप बता दें जो हम घर में अपने रख सकें, या तो आप हमें बताएं, अगर उस पर कुछ लाइट डालें प्लीज। जी, अगर कोई भी पर्सन को अगर चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, एंड अगर वो चेस्ट पेन फॉर मोर देन 20 मिनट्स है, स्पेसिफाइड मोर देन 20 मिनट, तो इसका मतलब ये साफ इंडिकेशन होता है कि वो कार्डियक हो सकता है, जिसको हम लोग एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे केसेस में देयर आर फ्यू मेडिसिन जो हमें अपने घर में रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे ब्लड थिनर्स है, इकोस्प्रिन, आपने सुना, बड़ा कॉमन सा नाम है इकोस्प्रिन। स्टैटिन्स होते हैं जैसे एटोर्वास्टैटिन जो है वो रखना चाहिए, सॉर्बिट्रेट रखने चाहिए। 5 mg की सॉर्बिट्रेट आते हैं, शुड बी टेकन सबलिंगुअली, मतलब जबान के नीचे रखना होता है। बट उसमें एक ही चीजें थोड़ा सा कॉन्शियस होनी पड़ती है कि जब आप सॉर्बिट्रेट दे रहे हो तो उसमें चांसेस होता है बीपी कम होने। जी। तो अगर उनका बीपी लो है और आपने सॉर्बिट्रेट खिला दी विद चेस्ट पेन, तो जाहिर सी बात है पेशेंट में गो इनटू द शॉक। तो ये जरूर ध्यान रखना होगा कि जब ऐसा हो तो अगर आपके पास है बीपी मॉनिटर करने के लिए, तो एक बार बीपी जरूर देख ले कि कितना है, तो दैट विल बी मोर सेफर साइड इन गिविंग द सॉर्बिट्रेट। जी। तो उससे मैं एक दूसरी चीज भी अपनी तरफ से अपनी सारी फीमेल्स को बताना चाहूंगी कि अगर आपको हेडेक रहता है या आप स्लीपलेस रहते हैं या आपको डायबिटीज है, तो अपने घर में एक ग्लूकोमीटर और एक ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट ओमरॉन का एक अच्छा आता है, 1500 to 2000 या 2500 तक में मिल जाता है, वो आप लोग प्लीज जरूर रखें। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सूट खरीदने जाएं तो सूट ना खरीदें और बीपी इंस्ट्रूमेंट और ग्लूकोमीटर खरीद के जरूर रखें। सो दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फीमेल्स में जो साइलेंट प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके अलावा हम खुद अपने आप को बहुत इग्नोर करते हैं ऐसे कि अरे ऐसे हो गया होगा दर्द या वैसे हो गया होगा, हम अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं, and we normally don't go for checkups as well as we don't check our own blood pressure and things like that. So that will be my message in that. So we can keep these medicines which you are saying, और हम लोग सॉर्बिट्रेट या कोई भी मेडिसिन देने से पहले ब्लड प्रेशर जरूर चेक कर लें, नहीं तो हाइपोटेंशन हो जाएगा अगर हमने बगैर देखे दे दी। और जो आपके इमरजेंसी वाली मेडिसिन है वो जरूर रखें। अच्छा, डाइट के बारे में थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि देखिए हम लोग तो वैसे भी डाइट और उसके बारे में काफी कंसर्न रहते हैं, बट कार्डियो प्रोटेक्टिव कौन सी चीजें हैं जो दिल को बचा सके हमारे? So I'll start with the few things first. Okay, ये बहुत important है। I don't know your name actually, sorry, मतलब, लेकिन you are asking a very good question। हाँ, कि आजकल ना there is two things, you know, one is curative cardiology and one is preventive cardiology।
सो क्यूरेटिव कार्डियोलॉजी जब आपके ऊपर हार्ट अटैक हो जाएगा तब वो आपको सपोर्ट करेगी, ज्यादा नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी आपको ये सपोर्ट करती है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई हार्ट डिजीज हो ना। तो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। So Yes. what we are talking today is about preventive cardiology part. Exactly. Okay. So preventive cardiology में जो सबसे important बात है वो है lifestyle modification. जी. And why I am talking about lifestyle modification? The lifestyle modification is very important because stress factor जो अभी सबके ऊपर, everybody is having a stress factor. In my OPD, if the 10 patients I am seeing, around 6 and 7 patients are having stress factor. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्ट्रेस फैक्टर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आप रिलीज करते हैं स्ट्रेस फैक्टर्स, उसके लिए है आप जैसे कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे साइकिलिंग हुई, ब्रिस्क वॉकिंग हुई, ठीक है, और स्विमिंग हुई, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा भी मेडिटेशन है जो आपको हेल्प आउट कर सकता है, वो है नमाज पढ़ना, ठीक है। ऑफरिंग नमाज इज लाइक एन एक्सरसाइज टू यू, लाइक अ मेडिटेशन टू यू, रिलीजिंग द स्ट्रेस। यस, ओके। So one thing is, second thing जो आपने मुझे बोला कि what type of a eating habit should be. Okay, so I think it should be very healthy. और उसमें चीजें हमें ऐसी करनी होगी कि पहले तो हमें ये जानना जरूर पड़ता है कि हम डाइट लेते हैं तो उस डाइट में क्या क्या चीजें हो रही हैं उसमें। और अगर आपको डायबिटीज है और अगर आपको हाइपरटेंशन है तो उसके हिसाब से फिर डाइट पूरी तरह मॉडिफाई हो जाती है। लेकिन इवन दो अगर आपको कोई डिजीज है भी और हार्ट से बचना है, तो जैसे कि नट्स हैं, आलमंड हुए, है ना, अखरोट हुए, फ्रूट्स में जैसे सेब हुए, ठीक है, अमरूद हुए, पपाया हुए, ठीक है, दीज आर द फ्रूट्स व्हिच शुड बी टेकन इन अ फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। ओके, सिट्रस फ्रूट्स हुए, तो ये सारे फ्रूट्स जो हैं इनकी अपनी एक क्वालिटी है और अपना एक कंटेंट है मिनरल्स एंड विटामिन्स का, जो कि हेल्प करता है। जी, फिश भी बहुत हेल्प करती है। फिश इज गुड फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, सो फिश इज गुड। अब अगर हम आए नॉन वेज के हिसाब से, तो वी गो एग में जो एग यॉक होता है वो अगर हटा के आप लेते हैं तो इट इज वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। आप फिश में फिश लेते हैं तो दैट इज वेरी गुड। नाउअडेज ये चिकन भी आप ले सकते हैं, but the thing is कि you should take all the things but should be in a limited quantity. Yes, that is the most important. And what type of an oil you are using, ठीक है, ये भी बहुत important है उस डाइट में। जी, it should be a mixed oil, not always कि आप रिफाइन ऑयल के तरफ जाए, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, जो आपके इसमें बस में है वो उतना करना चाहिए। So that is yeah, you want to say something more? I think डाइट के लिए तो मैंने बोल दिया। अच्छा, मैंने जब भी कहीं मुझसे किशोर कोई भी प्रोजेक्ट देती हैं कि भाई आज ये है, तो मैं थोड़ा रीड करके आती हूँ। तो आज मैंने एक रीड किया कि डैश ईटिंग प्लान, देयर इज अ डैश ईटिंग प्लान दैट्स डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। सो दैट डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन में वही सब बातें जो आपने कही है। अमेरिकन थोड़ा सा उसको अच्छा कर देते हैं ताकि लोगों को वो बढ़ जाए। So anybody of you can just Google this thing. The main thing is that कि कैसे diet हमारी vegetable and food based हो जाए। Exactly. It should be sorry to say, it should be more fiber diet, less carbohydrate diet and less fat diet. That is the whole thing. Yes. So the diet again is very important. हम लोग जितना कोरमा और शीरमाल खाते हैं उसके जितना भी हिस्सों में और मुहर्रम में, तो उसके बाद हम ये तो नेक्स्ट डे फ्रूट्स ही खाएं, नहीं तो सुबह सुबह दौड़ लगाएं, है ना, जब ज्यादा नहीं हो गए तो वो जो खूबसूरत मतलब इट शुड बी नोटेड, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बस एक चीज मुझे बताना, अभी तक के जितने एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे यहाँ, मैं स्पोर्ट्स भी मैंने काम किया, मैंने मैक्स वैशाली में काम किया, मैंने फोर्टिस नोएडा में काम किया, अभी फिलहाल जो रहा, तो इट्स अप्रॉक्सिमेट बहुत काफी एक्सपीरियंस है इन जगहों का। और जो मैंने देखा है कि all the Muslim patients who are coming to our hospital with a heart disease will always having a triple vessel disease. Okay, triple vessel disease is a very bad disease. Okay. तो और बाकी अगर कंपेयर करेंगे अदर कम्युनिटीज से, तो उनको हार्ट डिजीज तो होती है बट ट्रिपल वेसल होती है। So why this is because our food habits are like that कि हम खाते तो हैं मटन चिकन, that is okay, बट उसके साथ ग्रेवीज जो होती हैं वो बहुत हार्म करती हैं। जी, जम जाती हैं आर्टरीज। अगर हम सिंपल टर्म्स में बताएं तो वो उनकी लाइनिंग्स पे जम जाती हैं जो सप्लाई कर रही थी हार्ट को,
और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देती हैं। जी। और मेल्स में ऐसा देखिए कि प्लैक फॉर्म में जमती हैं तो एंजियोग्राफी से डिटेक्ट हो जाती हैं, और फीमेल्स में वो लाइनिंग की तरह जमती हैं तो कभी कभी एंजियोग्राफी में भी मिस हो जाती हैं। I just want to tell you one more thing. Yes, you have spoken very rightly. कि in case of a female ना, जो मेन कार्डियक एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है वो उतना कम होता है, बट उनकी जो माइक्रोवेस्कुलर डिजीज मतलब छोटे वेसल्स में जाके चीजें ज्यादा फंसती हैं, फीमेल्स के केस में देखा गया स्पेशली। सो इट्स अ स्मॉल माइक्रोवेस्कुलर कार्डियक डिजीजेस ज्यादा देखी जाती हैं फीमेल्स में। जी, तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, और इसी वजह से एक वुमन और मेन के जो हार्ट में भी डिफरेंस है, थोड़ा सा ब्लड सेल्स में भी डिफरेंस है, क्योंकि फीमेल्स की वेसल्स स्मॉलर होती हैं। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं बता रही हूँ, हार्ट भी थोड़ा छोटा होता है एज कम्पेयर टू अ मेल, तो चेम्बर्स भी थोड़े छोटे होते हैं। स्ट्रक्चरल वाइज एंड वेट वाइज जी, कार्डियोवैस्कुलर एडेप्टेशन भी बहुत हो जाता है फीमेल्स को। कभी प्रेगनेंसी होती है तो उसको उसका लोड जो होता है, उसका आफ्टर लोड प्री लोड बढ़ जाता है ना। फिर पोस्टमार्टम भी कार्डियोमायोपैथीज होती हैं जो बहुत कॉमन हो जाती हैं। तो इसलिए हाँ, तो दिल का कम, फीमेल्स कम इमोशनल भी ज्यादा होती हैं, तो एक इमोशनल हार्ट भी रहता ही है, और उसके अलावा वो इतनी तरह की साइकिल से जिंदगी में गुजरती हैं जो उनके हार्ट पे बहुत ज्यादा तरह के लोड देता है, और तो इसलिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा हमें एग्जैक्टली। जी जी, एक्चुअली आई थिंक वन थिंग मोर कि आपने जो बताया कि एक्चुअली फीमेल्स की जो लाइफ साइकिल अगर आप देखेंगे तो उससे बहुत दौर से गुजरना पड़ता है। कभी वो प्रेगनेंसी में आती है, फिर प्रेगनेंसी के बाद फिर वो बाद में जाके मेनोपॉज में जाती है, तो हार्मोनल चेंजेस का जो पीक है वो काफी फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, एंड दैट आल्सो इफेक्ट्स ऑन अ वुमन स्पेशली। तो ये हार्मोनल चेंजेस काफी इफेक्ट करते हैं फीमेल्स को, तो दे शुड बी मोर केयरफुल अबाउट इट। जी, अच्छा, एक ये मैं कह रही थी कि जैसे जो अमूमन जो सिम्टम्स होते रहते हैं, कुछ जो रोजमर्रा में होते रहते हैं, कुछ उन सिम्टम्स पे हाईलाइट करिएगा डॉक्टर जाफरी। जैसे कि मान लीजिए थकान हो रही है या कमजोरी हो रही है, ये सारी चीजें जो कि आपके हार्ट की डिजीज को कुछ हद तक रिफ्लेक्ट करती हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा हाईलाइट करिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ, द थिंग इज कि जो हार्ट डिजीजेस के डिफरेंट सिम्टम्स है, जैसे कि बहुत वीकनेस लगना, लेथार्जी होनी, है ना, काफी फ्रेशनेस नहीं फील करना हमेशा, ठीक है, हल्का भी अगर हम चल रहे हैं तो थकावट ज्यादा हो जा रही है, ब्रेथलेसनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत अर्ली केसेस में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 में जा रही है आस्ते आस्ते। तो दीज आर द सिम्टम्स जो हैं वो आपको शुरू में पता नहीं चलता, बिकॉज हमारा शरीर जो है अल्लाह ने ऐसा बनाया है बॉडी को कि वो अडेप्ट करता रहता है चीजों को अपने हिसाब से। अब जैसे मैं बताऊं कि जिस एज में अगर मान लो 50-60 की एज में आप हैं और आप देखेंगे कि उनका मूवमेंट अपने आप रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो नहीं जाना चाहती ज्यादा दूर। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा फील होता है घर के अंदर। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है एक्सर्शन करने तो उनकी चीजें खराब हो सकती, तो ये एडेप्टेशन होने लगता है, तो वो सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं जो फाइनली लेट स्टेज में जाकर पता चलते हैं। जी, तो ये बात है, जैसे आपको सांस फूलने लगती है, दिल एकदम तेज धड़कने लगता है, या चक्कर आने लगते हैं, कभी कभी नौजिया की बात हम पहले ही बता दी, कभी कभी पसीने आने लगते हैं, तो आपके मीनोपॉजल, पेरीमीनोपॉजल हॉट फ्लशेस से और हार्ट डिजीज भी थोड़ा सा ओवरलैप हो जाता है कभी कभी ना। कैसे जैसे पेशेंट बताएगी डॉक्टर को मुझे पसीने आ जाते हैं, तो डॉक्टर अक्सर उसको मीनोपॉजल सिम्टम्स में भी हॉट फ्लशेस में कंबाइन कर देती है। तो उसमें भी यही सजेशन जरूरी है कि जब भी आपको कुछ अनयूजुअल सिम्टम हो रहा है, बेटर है कि आप गायनेकोलॉजिस्ट से भी मिल लें, मगर कार्डियोलॉजिस्ट से भी एक बार एक बेसलाइन ईसीजी करवा लें, एक बेसलाइन चेकअप करा लें, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये। Especially in case of perimenopausal। जी, उसके साथ साथ मुझे लगता है कि इंडिया में अनीमिया बहुत कॉमन है फीमेल्स में, क्योंकि मैं फीमेल से ही डील करती हूँ और देखती हूँ कि कम से कम 90% फीमेल्स ऐसी होती हैं जो एनीमिक होती हैं, है ना। अगर 11 ग्राम हीमोग्लोबिन कट ऑफ माना गया है तो 10.5 to 11 के बीच में बहुत लोग होते हैं, 9 to 11 के बीच में भी बहुत लोग होते हैं, तो वो भी हार्ट के ऊपर लोड डालता है और हार्ट की डिजीज बाद में वो करता है। उसमें उन केसेस में एंजाइना का सिम्टम्स बहुत कॉमन होता है, स्पेशली if the hemoglobin is less than 6, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथलेसनेस होना, ये बड़ा कॉमन सा सिम्टम है एनीमिया के केस में।
जी। और एक होता है कि अक्सर क्या होता है, बैठ के जब उठती हैं और फीमेल्स तो एकदम से सर चकराने लगता है, कभी कभी जैसे जैसे जिसको हम पोस्चरल लोग, हाँ, हाइपोटेंशन। जिसको पोस्ट या प्री सिंकोप भी कहते हैं। कई बार जैसे उठेंगी जी आपके सामने अंधेरा छा रहा है, कई बार हाँ, लोगों अनकॉन्शियस हो जाते हैं फ्यू जी सेकंड्स जी के लिए। तो दीज आर द सिम्टम्स जो कि बहुत ही प्रॉपरली उसको स्क्रीन आउट करना चाहिए कार्डियक जी, साइट बिल्कुल से। बिल्कुल सही बात है आपने की कि कोई भी चीज हमें बस यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए कि चलो थोड़ा सा शुगर कम हो गया होगा और घोल बना के पी लें। अच्छा। हमेशा और अगर आपको जी, जरा भी अनकॉन्शियसनेस या आपको जरा भी लगता है कि आप वो नहीं है जो आप हुआ करती थी, तो जरूर अपना चेकअप प्रॉपर करा लें। अच्छा, कौन कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए और हाउ ऑफन शुड बी गेट द टेस्ट डन? हाँ। आ, आ, अगर टेस्ट की हम बात करें तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल को अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जी या फैमिली हिस्ट्री है कार्डियक डिजीजेस, ठीक है, जी तो उन केसेस में आफ्टर 40 ड्यूरिंग द 40 इयर्स ऑफ एज एवरी जी ईयर उनका चेकअप होना चाहिए। जी दैट इज कंफर्म। और अगर अगर आपको कोई सिम्टम्स लगता है सपोज है, ठीक है, तो उस सिम्टम्स में 3 टेस्ट जरूर है कराने। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टी शुरू हो गई है या मुझे चेस्ट पेन कभी कदार हुआ है, ठीक है, जी तो उस केसेस में 3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कराना। एक है ईसीजी, दूसरा है कार्डियक मार्कर्स, और तीसरे है इकोकार्डियोग्राफी। इन 30 जी चीज से एटलीस्ट हम ये पता चला सकते हैं कि कुछ अफेक्टेड हुआ है या नहीं हुआ है एट प्रेजेंट जी टाइम। जी। तो आपने कौन से बोले? फर्स्ट टाइप तो वही बोले जो स्क्रीनिंग टेस्ट ईसीजी, हुए। जी। जी, दूसरे? दूसरा है कार्डियक एंजाइम्स। कार्डियक एंजाइम्स में आते हैं, आपने सुना होगा नाम, प्रोपोनिन, प्रोपोनिन आई एंड प्रोपोनिन प्रोपोनिन। टी। अच्छा, जी। तो ये एक तो वो रूटीनली करा लेना चाहिए लोगों को या हम्म, अभी हम्म, शुगर और कोलेस्ट्रॉल और वो कराने के बाद कराना चाहिए? आप ये 40 इयर्स के बाद कह रहे हैं, आप स्क्रीन इस बेसलाइन स्क्रीन में नहीं, सबको ट्रोपोनिन करा देना अगर चाहिए? नहीं नहीं, अगर 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 40 इयर्स ऑफ एज हो गया है तो उस केस हम्म, में स्क्रीनिंग जो टेस्ट होते हैं वो अलग हो गए। उसमें आते हैं ईसीजी आता है, इको आता है, टीएमपी ट्रेडमिल टेस्ट आता है, जी लिपिड प्रोफाइल आती है, साथ में जी। सीबीसी सीआरपी आता है। तो ये सारे टेस्ट उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। अच्छा, 40 इयर्स के बाद सबको ये एक पैकेज कर ले कराना लेना चाहिए। चाहिए पूरा। तो एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके, चाहे हम बिल्कुल ठीक है अपने आप को, हम 18 इयर्स का भी समझ रहे हैं, तब भी हम 40 इयर्स के बाद चेकअप करा लेना चाहिए। You should be very surprised to hear that he, even 24 years of a male can यस having is having a heart attack. We have seen a lot of cases. So यस age कम होना is not a factor कि nowadays, especially not a factor that कि आपको heart disease ना हो, है ना, जी आपको heart attack ना हो। जी जी। तो बिल्कुल आपने यही यही मैं कहना चाह रही थी कि हम 40 का मार्क ना लगाएं। अगर किसी को भी लगता है 20 इयर्स के वाले को भी कि हम जो है अनयूजुअल फील कर रहे हैं, हमारा नमनेस होता है हाथ में, या हम गिडी फील करते हैं, या हम टायर्ड रहते हैं, या हम हमारा हीमोग्लोबिन ठीक है तब भी हम टायर्ड फील करते हैं, तो जरूर कार्डियोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लें और आपकी बॉडी आपसे कुछ कह रही है वो जरूर सुने और उसका ध्यान जरूर रखें। जी। सो दैट इज अगेन। मैंने स्पेशली ये कहा कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है और डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन है, उस केस में एवरी ईयर यू शुड गो फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। अदरवाइज अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स भी हैं या अनयूजुअल सिम्टम्स भी हैं तो आपको ये जो मैंने टेस्ट बताए वो करना बहुत जरूरी अच्छा, किशोर आपा एक क्वेश्चन पूछना चाह रही। किशोर आपा है। जी। पूछिए। See, what I want to ask Dr. Saab is to make a difference between heart failure, heart attack, and whatever other दूसरा heart का होता है. What is the differences between these three? So I think you basically want to ask कि हार्ट अटैक क्या है और हार्ट फेलियर क्या है। हार्ट अटैक जी. जल्दी से हो जाता है, हार्ट फेलियर हल्के हल्के होता है। हाँ। सो एक्चुअली क्या होता है कि हार्ट फेलियर की रीजंस काफी हैं, ठीक है। हार्ट अटैक का एक ही रीजन है, वो है आपको, हेलो, हेलो, इज इट सुन ऑडिबल? रहे हैं हाँ, आप? जी. यस, हाँ जी। तो हार्ट अटैक का जो मेजर रीजन है वो जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, वो है आपका जो जितनी भी कॉर्नरी आर्टरीज हैं हमारे में उसमें कहीं पे ब्लॉकेज आना। ब्लॉकेज इन द सेंस कोई भी प्लाक, ठीक है, जो कि उस आर्टरीज को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। एंड दैट इज बेसिकली ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, जो पहले ही से ही उनको जो प्लेटलेट होते हैं उनको एग्रीगेट करने के लिए मजबूर करता है वहां पे।
तो उसके कारण से जो होता है, उसके रीजन से जो होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है। और जो हम हार्ट फेलियर बोलते हैं वो वो कई बार ये कह सकते हैं कि हार्ट पंपिंग कम हो उसकी। और हार्ट पंपिंग कम होने की वजह बहुत सारी हो सकती है। उसमें मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है, ठीक है, उसमें पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है, उसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, जो हार्ट अपने आप जो है ऑलरेडी इलाज होता है। स्पेशली अगर हम फीमेल की बात करें तो इन केस ऑफ एनीमिया, अगर सीवियर एनीमिया है किसी फीमेल को प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें कार्डियोमायोपैथी होगी, तो डायलेटेड हार्ट होगा, एंड इन दैट केस हार्ट फेलियर हो जाएगा। उसी तरह पोस्टमार्टम केसेस में कार्डियोमायोपैथी होती है, उसमें भी हार्ट फेलियर होता है, तो दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। अगर आपके हार्ट अटैक हुआ है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो भी हार्ट फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेस में जाता है। सो बेसिकली जो आर्टरीज हार्ट को सप्लाई कर रही हैं, अगर वो फेल होती हैं तो हार्ट मतलब वो ब्लॉक हो जाती हैं और हार्ट को नहीं खून सप्लाई कर पाती हैं ऑक्सीजन हार्ट, तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। और अगर हार्ट की पंपिंग में वो हल्के हल्के फेल होने लगता है तो आई गेस दैट कम्स इनटू हार्ट फेलियर, चाहे वो अनीमिया की वजह से हो, चाहे कंजस्टिव लंग डिजीज की मतलब की वजह से हो, या कंजस्टिव। तो anything that is restricting the movement of heart or not making it function well will lead into heart failure. Anything that is leading to lack of supply to the heart muscles will lead to heart attack or angina. Any hyperdynamic circulation can cause also. Yeah, lead to so बहुत अच्छा आपने बताया डॉक्टर आपकी। अच्छा तो अभी और कोई क्वेश्चंस है? नहीं तो मैं आपसे और पूछूं। अच्छा आप एक ऐसी प्लान बना दें जब तक के लोग और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज क्वेश्चंस पूछ लीजिए, नहीं तो फिर जब डॉक्टर चले जाते हैं तो याद आता है हम लोगों को क्वेश्चंस। तो दैट इज देयर, बट यू कैन जस्ट टेल अस डॉक्टर जाफरी कि हाउ कैन वी प्लान आवर लाइफ इन अ वे दैट इज बेटर। कैसे हमें अपने हेल्थ को प्लान करना पड़ेगा, कैसे हमें अपनी डाइट को प्लान करना होगा, कैसे हमें इन्वेस्टिगेशंस प्लान करने होंगे ताकि हम बेटर, और कौन कौन से इमरजेंसी नंबर्स हैं जो हम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा वो ब्रीफ में हमें बता दें जब तक कि और लोग थोड़ी क्वेश्चंस और सोच लेते हैं। जी, आई थिंक जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो उसकी प्लानिंग की शुरुआत जीरो से होती है। ठीक है। और वो जीरो जो है वो ये होता है कि आपने अभी तक अगर अपने कोई भी टेस्ट नहीं कराया, ठीक है, तो प्लीज गो एंड डू ऑल द टेस्ट। ठीक है। स्पेशली जैसे कि सीबीसी हो गया, ठीक है, आपके किडनी फंक्शन टेस्ट हो गए, आपके लीवर फंक्शन टेस्ट हो गए, आपकी लिपिड प्रोफाइल हो गए। ठीक है। दीज आर द बेसिक। आपकी ईसीजी होनी चाहिए, चेस्ट एक्सरे होनी चाहिए, और इकोकार्डियोग्राफी होनी चाहिए। दीज आर द बेसिक टेस्ट जो आपके होने चाहिए। एंड देन फ्रॉम, अगर इस टेस्ट पैरामीटर्स में कुछ भी चेंजेस होते हैं, देन फर्दर गो। और अदरवाइज अब इसके बाद ये होती है कि अब चीजें अगर इसमें कुछ गड़बड़ आई हैं तो हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, या तो मेडिसिन से, और कुछ डाइट से, कुछ एक्सरसाइज से। दीज आर द 3 ways which we can do। ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स अभी आती हैं पेशेंट्स को, वो है कि वो दवाइयाँ नहीं खाना चाहते हैं। नोबडी वांट्स टू हैव मेडिसिन ऑन। तो हम उनको ये ही सजेस्ट करते हैं कि वी ऑल्सो डोंट वांट टू गिव यू द मेडिसिन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट आई थिंक अभी जैसे मैंने एक टीम की हुई है, उसमें हमारे साथ डाइटिशियन भी जुड़ी हुई है, हमारे साथ एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट भी जुड़ी हुई है। तो जब भी मेरे पेशेंट्स होते हैं तो मैं आगे के लिए उनको प्लान करता हूँ, डाइट के लिए भी और एक्सरसाइजेस के लिए भी। कार्डियक एक्सरसाइजेस कुछ कुछ हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि फिर उनकी चेंजेस आस्ते आस्ते होते हैं। देन वी कैन रिड्यूस द मेडिसिन एज पर द फर्दर टेस्ट, कि हाँ हम उसको फिर फॉलो अप में देख के फिर वो टेस्ट को कम कर सकते हैं, मेडिसिन को कम कर सकते हैं। और रही बात इमरजेंसी नंबर्स की, तो माई नंबर इज ऑलवेज एन इमरजेंसी नंबर। कभी भी आप कॉल कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। बट यस, आई थिंक वी शुड हैव एटलीस्ट कि हम चाहे तो किसी एक हॉस्पिटल से एटलीस्ट अटैच हो सकते हैं पूरे ग्रुप के साथ, कि अगर इन केस कभी भी हो तो डायरेक्टली द एम्बुलेंस शुड गो टू दैट जगह पे और जाके वहां से क्विक रिस्पॉन्स टीम होनी चाहिए, जो क्विक रिस्पॉन्स टीम जो कि बाहर के मुल्कों में हर जगह होती है, हमारे यहाँ थोड़ी कम होती है। एक क्वेश्चन आया है जो
डॉक्टर अरीबा ने पूछा था अभी कि हाइपोथायराइडिज्म और एंजाइटी का क्या इफेक्ट होता है हार्ट पे, हाइपोथायराइडिज्म एंड एंजाइटी। हाइपोथायराइड इज बेसिकली इट्स ये एक हार्मोन की प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसमें ये होता है कि आपका जो थायराइड हार्मोन लेवल है वो जो TSH लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इनमें कुछ सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के, कुछ सिम्टम्स में पैल्पिटेशन भी आता है, ठीक है। और इन केसेस में ये देखा गया है कि कई बार पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होना, मतलब हार्ट रेट बहुत कम होना, और कई बार फ्रिक्वेंटली हार्ट रेट का चेंजेस होना कि फ्रिक्वेंटली बहुत तेज हो जाएगी हार्ट रेट और फिर कम हो जाएंगी। तो ये वेरिएशंस काफी होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में, एंड इवन दो हाइपोथायराइडिज्म कैन इज एसोसिएटेड विद द कार्डियक डिजीजेस। दूसरा सवाल था एंजाइटी के ऊपर। तो इसमें मैंने हम लोगों ने वेदांता के साथ मैंने एक वर्कशॉप की थी हार्ट डिजीज के लिए। तो मेरा टॉक था हार्ट डिजीज मूवमेंट, तो उसमें मैंने एक पर्टिकुलर चीज, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, दैट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स, है ना। जो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है, दैट हाउ एंजाइटी एंड इमोशनल स्ट्रेस एक्चुअली हैपेंस, और वो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर हल्का इंफेक्शन होता जाता है, हल्का स्ट्रेस हो जाता है हार्ट में, एंड देन अल्टीमेटली इट लीड्स टू फेलियर लेटर ऑन। तो इस पे मैं थोड़ा सा इस पे आपको ब्रीफ करता हूँ। एक्चुअली क्या है, आई थिंक आपको ये भी पता है कि जब भी हमारा शरीर या बॉडी हमारी स्ट्रेस में आती है या माइंड स्ट्रेस में आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेसफुल हार्मोन रिलीज होते हैं। जी जी ठीक है जी, बिल्कुल जी। और वो स्ट्रेसफुल हार्मोन उस टाइम के लिए हमें एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करते हैं, बट लेटर ऑन इट डैमेजेस आवर ऑर्गन्स आल्सो, ठीक है। तो जब भी स्ट्रेस ज्यादा होगा तो स्ट्रेसफुल हार्मोन रिलीज करते हैं, एंड इसका इफेक्ट जो है हमारे ऑर्गन्स पे पड़ता है। तो स्लोली एंड स्लोली, इसीलिए प्रोलॉन्ग पीरियड अगर किसी को स्ट्रेस चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, तो वो लास्टली फिर उन चीजों में बाद में जाके वो हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट करता है, उनकी कोरोनरी आर्टरीज को इफेक्ट करता है, उनके वैस्कुलेचर को इफेक्ट करता है। जी, तो इसका मतलब ये हुआ एक चीज तो कि स्ट्रेस तो हमारे हार्ट को इफेक्ट करती ही है, मगर कोई जिंदगी बगैर स्ट्रेस के तो हो ही नहीं सकती। जीना है तो स्ट्रेस है ना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान्स होने जरूरी हैं, और कभी भी अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, अगर आपको लगता है कि उसकी वजह से आपको पैल्पिटेशंस होता है, स्लीपलेसनेस होता है, ये चीजें, तो एक काउंसलर के पास जाइए। दूसरे खुद देखिए कि आप कैसे अपना जर्नल मेंटेन कर सकती हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर स्ट्रेसिंग यू। Absolutely right. And this is very interesting point, because nowadays I am on a research on this. Okay. कि मैंने अभी अपनी टीम में उनको भी जोड़ना है, अभी मैंने जोड़ा नहीं है। तो आई एम हैविंग नाउ कि हमारे पास एक काउंसलर होने चाहिए इसके लिए, ठीक है, साइकेट्रिक काउंसलर जिसको कहते हैं, साइकोलॉजी काउंसलर। तो वो बेसिकली उनका मेन ये रहता है। नाउडेज इट इज वेरी वेरी बहुत अच्छा अभी इंडिया में ये हो रहा है। पहले तो US में ज्यादा था ये चीजों का काउंसलर का, बट अभी क्या है कि हम लोग जब भी मैनेजमेंट प्लान कर रहे हैं, स्पेशली प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में, तो ये हम जैसे कि किसी पेशेंट को स्मोकिंग की हैबिट है, अल्कोहल की हैबिट है, ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल बहुत खराब है, तो हम एक काउंसलिंग सेशन रखते हैं। वो काउंसलिंग सेशन हर महीने या इनकी साइकिल होती है, उस पर रिपीट करके उनको उस तरह से काउंसिल करके फिर उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके उनको एक सही इस पिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अच्छा, Ariba, yeah, we like your question, Ariba. And अच्छा, I have another question, भाई इसी sleeplessness से related है कि person has asked कि मैं बहुत sleepless हो जाती हूँ और palpitations हो जाते हैं। Miss Zehra has asked this question, that I have problems of sleeplessness and sometimes heartbeat is getting very fast. Okay. So now this is most important, it's very common in females. Palpitations and ये heartbeat increase होना ये बड़ा common सी चीज है फीमेल्स में, बट it should not be taken very lightly, कि आपको इसके लिए एक टेस्ट होता है, I think you might be heard about it, Holter monitoring. Okay, so Holter monitoring can be for 24 hours, can be for 3 days, can be for 7 days. इसमें हम ये देख सकते हैं कि क्या एक्चुअली में आपके हार्ट रेट्स का फ्लक्चुएशन हो रहा है उस दौरान, ठीक है, और अगर हो रहा है तो क्या उसमें कोई एबनॉर्मल पल्सेस देखी जा रही है,
एबनॉर्मल रिदम देखी जा रही है उसमें, अगर वो देखी जा रही है तो उसका मतलब कि वो ट्रीटमेंट करना उसका सही है और उसके लिए मेडिसिन है हमारे। बट अगर उसमें कुछ भी नहीं निकलता है, सपोज दैट कि उसमें बिल्कुल नॉर्मल निकलता है, कोई ऐसी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स नहीं आती, देन इन दैट केस आप उसको कह सकते हैं कि इट इज प्योरली एन एंजाइटी एंड स्ट्रेस फैक्टर, नॉट एनी स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज। अच्छा, तो ये कितना बड़ा मॉनिटर होता है और कैसे रेंट पे लेते हैं या आपसे पूछ करके लगवाते हैं, मतलब हाउ हाँ, डज, कितना बड़ा होता है, छोटा सा होता है, तो बड़ा सा? हाँ अभी क्या है कि पहले हम लोग जो यूज कर रहे थे हॉल्टर मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें ये होता था कि पूरे वायर्स कनेक्टेड होते थे ऑल ओवर योर चेस्ट लीड्स के लिए, ठीक है, जी। सारे कनेक्टेड होते थे। तो उसमें पेशेंट्स को काफी दिक्कत होती थी अपने घर में वॉक करने में या उसके मूवमेंट्स करने में, ठीक है। तो अभी नाउ डेज इट्स रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इट्स कॉल्ड डिस्पोजेबल हॉल्टर मॉनिटर, ठीक है। उसमें क्या होती है, एक छोटी सी चिप होती है जो आपके चेस्ट एरियाज में लगा दी जाएगी और आप फ्रीली अपना काम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी, ठीक है। और उसको 3 दिन के बाद सारी रीडिंग्स जो है कार्डियोलॉजिस्ट के पास आ जाती है, उसकी फाइनल रिपोर्ट आ जाती है, तो हम इजिली उसको फिर इंटरप्रेट कर सकते अच्छा, तो इसकी कॉस्ट क्या होती है? इसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 5 to 6 thousand की होती है फॉर 3 days। फॉर 3 days 5,000 रुपीज चलेगा, मतलब इट इज गुड, अफोर्डेबल काइंड ऑफ अ थिंग। तो और उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली है कि नहीं है। हाँ, सो वी कैन डू, एक्चुअली अगर palpitation एंजाइटी, हो हाँ रही है। एग्जैक्टली, सो वी कैन गो अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कि हमें पता चल गया कि हाँ, उसमें वेंट्रिकुलर एबनॉर्मल बीट्स ज्यादा आ रही हैं, तो हम उसको बीटा ब्लॉकर से दे सकते हैं या कुछ हम कैल्शियम दे सकते हैं, जो भी उसकी प्रोपेनॉल क्राइटेरिया हैं जी। और अगर लगता है कि नहीं उसमें कुछ नहीं है, देन वी कैन गो फॉर सम एंटी स्ट्रेस, एंटी एंजाइटी मेडिसिन फॉर दैट। तो वो दैट एडवाइजेबल इज भी गुड। प्रॉपरली होगा जी, एंड जस्टिफाइड भी होगा। जी, तो इनका आंसर ये हुआ कि हम अगर स्लीपलेसनेस आपको जेन्युइन टैकिकार्डिया है, then you will be dealt in a different way. If it is because of anxiety, then the treatment course will be different. ठीक है, so this is the answer for this. Another person, Miss Noor Abdi has asked a question कि उनको इमोशनल ब्रेकडाउन के साथ लेफ्ट हैंड में नमनेस हो जाती है। हर बार जब इमोशनल ब्रेकडाउन होता है तो लेफ्ट हैंड में नमनेस हो जाती है। इज इट समथिंग टू बी बॉदर्ड अबाउट और इट कुड बी जस्ट फंक्शनल? Yes, numbness in hand during any situation, you should check with your BP. Okay, आपका इसमें इस टाइम जो है आपका बीपी जरूर चेक होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सिचुएशन में आपकी बीपी बहुत ज्यादा रेज हो रहा है, ठीक है। एंड वो कई बार एसोसिएटेड हो सकता है कार्डियक डिजीज से भी, कार्डियक सिम्टम से भी, तो आपको इमीडिएटली जो है बेटर होता है कि एक बार कंसल्ट करें और सारे पैरामीटर्स अपने चेक करें और जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कराने चाहिए। अच्छा, सो दैट इज गुड। अच्छा डॉक्टर जाफरी, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं अक्सर सोचती हूँ, शायद मैंने कहीं रीड भी किया होगा कि एक तो ब्रेन में हमारे ब्रेन होता ही है, दूसरा हमारे हार्ट में भी एक छोटा सा सेंटर होता है जो ब्रेन से रिलेटेड, कहते हैं ना दिल को छू गई बात, दिल को लग गई बात। सो एक देयर इज अ थिंकिंग हार्ट, थिंकिंग ब्रेन इन द हार्ट आल्सो। हैव यू रेड अबाउट इट? Because I read it in some of these presentations when I was making. So about this, so I wanted to understand कि if you know about it, because कई बार होता है ना दिल एकदम से धड़कने लगता है, ब्रेन में बात में पहुंचती है, दिल एकदम से रिएक्ट करने लगता है। So I was just, you can have a look on that. मैंने just by the way मुझे बात आई, जैसे इन्होंने कहा कि इमोशनल ब्रेकडाउन से इनके हाथ में नमनेस होने लगती है। So from with that I was connecting कि is that so? It's a very I think it's a very hypothetical question, but what I'll tell you is कि जो हमारे अंदर ऐसे नोड्स होते हैं जहाँ से कि आपके रिदम निकलते हैं, ठीक है, वेव्स निकलती हैं, आपके हार्ट को पल्स पहुंचती है, ठीक है। तो वो जो है बहुत सेंसिटिव होती है एंड इट इज सप्लाइड विद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो कई बार जैसे भी आपका सिचुएशन होता है तो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम बड़े तेजी से काम करता है, तो बिफोर गोइंग टू ब्रेन इट गोस टुवर्ड्स द हार्ट, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट करता है। जी जी, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे वहाँ पे अगर रेगुलेटर बहुत जल्दी से इफेक्ट हो जाता है, मोर एक्टिव हो जाता है वहाँ। तो हमको स्ट्रांग हार्ट करने के लिए ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। जिन लोगों को स्मोकिंग या
जैसे आपकी आदतें वो छोड़ना होगा, जनरल उसकी टॉक है। डिप्रेशन एंड स्ट्रेस से निकलना होगा, चाहे आप साइकोथेरेपिस्ट से मिलें, चाहे आप साइकोलॉजिस्ट से मिलें, चाहे आप अपने आप से मिलके वो एक डायरी बनाएं और जर्नल करें। जिनको ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या SLE है, वो फीमेल्स 80% ज्यादा रिस्क पे रहती हैं हार्ट डिजीजेस से। Exactly. All the connective tissue disorders. हाँ जी, all the connective tissue disorder like आपने बताया rheumatoid arthritis, SLE, they are associated with heart disease, तो उनको तो रेगुलर चेकअप कराना ही चाहिए। जी, जिन लोगों को स्लीप एपनिया रहता है, सोते सोते एकदम से उठ जाते हैं फिर हो जाते हैं, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, एंड वी हैव gadgets to monitor that whether you are having a genuine sleep apnea or you don't have as. तो we have those kinds of monitors जिनको sleep apnea आपका trace हो सकता है, और स्टडी होती है, पूरी स्लीप स्टडी आपको करानी पड़ेगी अगर आपको ऐसा है। हाँ, तो वो जरूरी है। फिर अगर आपको प्री एक्लेम्सिया या PIH रह चुका है प्रेगनेंसी में, अगर आपको ब्लड प्रेशर आपका प्रेगनेंसी में ज्यादा रहा है मोर चांसेस होगा फिर, तो बहुत चांस होता है कि आपको हार्ट डिजीजेस हो जाए। या गेस्टेशनल डायबिटीज है जिसकी हम, ये सिस्टर डिजीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज हम सिस्टर डिजीजेस कहते हैं, और दोनों के दोनों हार्ट को इफेक्ट करती हैं। ब्लड प्रेशर जो है वो लोड इंक्रीज करता है, और डायबिटीज जो है वो उसकी वो कर देती है, नैरोइंग कर देती है वेसल्स की, और भी ज्यादा उसमें परेशानियां आ जाती हैं। अच्छा, जहरा का क्वेश्चन आया कि ओके, इज फैटी लिवर, डज फैटी लिवर बिलोंग टू हार्ट डिजीज, ये क्वेश्चन आया है। So this is very important question. You know why fatty liver has an association with heart disease and what is fatty liver? तो फैटी लिवर ये है कि इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी और आपके वेसल्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है या बॉडी के अंदर जो इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब वो लिवर पे जम रहे हैं, लेमन एंड इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, एंड दैट इज आल्सो कॉजिंग सम इफेक्ट ऑन द हार्ट आर्टरीज। ओके, जो हार्ट की नसें होती हैं उसमें फिर वो जम रहा है, तो इट्स हैव एन एसोसिएशन विद दैट। तो कहीं भी मतलब किसी भी चीज में जब आपका शुगर या फैट, मतलब वेट गेन, शुगर, फैट, ये सारी चीजें, ओबेसिटी, ये सब रिस्क फैक्टर्स बन जाती हैं जो फैटी लिवर भी कॉज करती हैं। अच्छा, बहुत सी लड़कियों को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेस होती हैं, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, PCOS। इन पेशेंट्स को भी बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, हार्ट डिजीज के लिए भी और डायबिटीज के लिए भी। सो दैट इज अगेन, जो PCOS पेशेंट्स हैं वो जरूर खाली ये ना सोचे कि उनको डिलीवरी हो जाए और वो फ्री हो गए। इट इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, योर कार्डियोलॉजिस्ट एंड योर गायनेकोलॉजिस्ट फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। सेकेंड चीज है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लेते हैं लोग, और अगर ओबीज भी हैं आप, देन अगेन इट इज अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कि आप वो बढ़ जाते हैं आपके। तो दैट इज अगेन। फिर मीनोपॉज और पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप इज अगेन, जो आप बता ही चुके थे कि 40 के ऊपर जो लोग होते हैं वो ज्यादा प्रोन होते हैं हार्ट डिजीज के लिए। तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, एक जो हम BMI कहते थे पहले, बेसल BMI ज्यादा और BMI कम, एक चीज थी। और अब दूसरी चीज है वेस्ट टू हिप रेशियो। जब आप देखते हैं तो वेस्ट टू हिप रेशियो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना, इट शुड बी लाइक, अगर वेस्ट आपकी हिप से ज्यादा है, इट्स मोर देन 1, देन इट इज अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन फॉर हार्ट डिजीजेस एंड फॉर अदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स। ओके, तो एंड BMI अगेन इज, तो BMI पहले होता था, बट वेस्ट टू हिप रेशियो बहुत आसान होता है मेजर करना, और हर फीमेल को ये कोशिश करनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम कर दें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोटीन ज्यादा लें, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें रोटी ज्यादा रखते हैं और सब्जी थोड़ी सी या थोड़ा सा वो रखते हैं। सो दैट इज अगेन a very important thing which I think you have to change the way you lay your plate, है ना। सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कर्ड रख लें। प्योर जो फुल फैट डेयरी मिल्क है वो अवॉइड करें। यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक ओट मिल्क, यू कैन हैव आमंड मिल्क, बट डेयरी प्रोडक्ट्स आजकल इतने कार्डियो प्रोटेक्टिव नहीं रह गए जितने कि हम लोगों से कहते थे दूध पियो दूध पियो। तो अब यू कैन सी के फुल फैट मिल्क आप अवॉइड करें, दैट विल बी अ थिंग। So, and plate nowadays it is very common. I just want to use it. Yes, I think you might be heard about the camel milk. Camel milk? Yes. No, camel milk तो नहीं पता, oat meal milk पता है और वो पता है
आमंड it is very important nowadays. अगर आप गल्फ कंट्रीज में जाएंगे तो वो ऊंट का दूध बहुत पीते हैं, और why it is important, you know, they don't have a diabetes. उतनी डायबिटीज वहाँ नहीं देखी जाती दुनिया में। तो मगर ऊंट का दूध इंडिया में कैसे आएगा? यहाँ भी है, nowadays they have started up. अभी तो पाउडर्ड फॉर्म में आना शुरू हुआ है। It's very costly. अच्छा, नहीं तो इतनी कॉस्टली चीज मत खाएं आप लोग, और सीधे मेरा ये कम रहेगा कि छाछ यू कैन हैव एंड पनीर। जी जी, और हाँ, और यू कैन हैव ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम एज वेल, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। सो हार्ट कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत दिन तक हम लोग को लगता है कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, और जिन लोगों को जो जिमिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर अपना हार्ट एग्जामिनेशन और जो डॉक्टर जाफरी ने बताया कि जो प्रोटोकॉल आपको अडॉप्ट करना है वो बहुत फॉर एन एक्सरसाइज और जिम, ओके, बिफोर दैट एटलीस्ट एन ईसीजी, एको एंड टीएमटी जरूर करवा लें, बिकॉज़ यू डोंट नो कि अभी हार्ट का कंडीशन है क्या। तो जैसे मेरा वही साथ है कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे कि हम लोग सब चीजों का, नमाज रोजा सब चीजों का ध्यान रखते हैं, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और हर चीज का एक एक उसी की तरह मानना, जैसे कि ये एक मस्जिद हो और जैसे उसकी सफाई और सुथराई जरूरी है, वैसे ही अपने कोलेस्ट्रॉल की और अपने शुगर की सब, मतलब बॉडी को इन सब चीजों से साफ रखना बहुत जरूरी है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? What is the difference between gastric pain and heart pain? ये सलीला काजमी पूछ रही है मैम कि what is the difference between gastric pain and heart pain? The gastric pains are more commonly in epigastric pain, मतलब आपके चेस्ट के नीचे के हिस्से में वो ज्यादा कॉमन होता है, और गैस्ट्रिक पेन जो होते हैं या तो आप जब कुछ खाओगे उस टाइम बहुत तेज होंगे, या खाना खाने के 2 घंटे बाद बहुत तेज, तो वो होते हैं गैस्ट्रिक पेन। और जो गैस्ट्रिक पेन होते हैं मोर कॉमन प्रिकिंग पेन होता है, ऐसा लगेगा सुई चुभ रही है, ठीक है। लेकिन जो हार्ट पेन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं और वो क्रशिंग टाइप होते हैं, ऐसा लग रहा है कोई हार्ट को एकदम नोच रहा है, ठीक है। तो दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन हार्ट पेन एंड द गैस्ट्रिक। थैंक यू। मगर वो एक बात तो ही आपने जो पहले बताई, कभी कभी ऐसा होता है कि हम डाइजीन पिलाए जाते हैं, सोचते हैं कि गैस्ट्रिक पेन है और वो असली में हार्ट अटैक होता है। तो exactly. So that's why I said in case of a female especially, अगर गैस्ट्रिक पेन भी है then also you should go for and have a consultation with the cardiologist. So मेरे ख्याल से आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया डॉक्टर जाफरी, एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस लेक्चर। आप अपना नंबर और हम लोग को कांटेक्ट डिटेल्स भी दे दीजिएगा, क्योंकि हम फीमेल्स एक दिन तो बहुत जोश में आते हैं कि चेकअप कराएंगे, फिर हम वही घर और बच्चों के और उस एक सर्कल में घूमते रहते हैं और हम मिस कर देते हैं अपने केयर करना इतनी ज्यादा, तो वो जरूरी है। तो ऑल इन ऑल ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स इंक्रीज करें और आमंड्स इंक्रीज करें, बादाम नट्स इंक्रीज करें, फिश खाएं, एक्सरसाइज करें, शुगर मॉनिटर करें, जो आपकी जिंदगी में अभी आपको अल्लाह ने दिया है उसमें खुश रहे, दैट विल रिलीज योर स्ट्रेस। जी, मतलब हैप्पी रहना, जो कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस कंटेंटनेस है, तो दैट इज एक्चुअली अ वेरी नाइस मैसेज कि जो दिया है उसके लिए ग्रेटफुल रहना बहुत जरूरी होता है, और बहुत सारी परेशानियों से तो दुआओं से ही वो हो जाता है, और जो डॉक्टर से मदद चाहिए तो हमारे पास हैं डॉक्टर जाफरी, जिनसे हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, बेसिक हेल्थ पैकेज ले सकते हैं, एंड I guess that will help. I am trying to get a camp done for especially for our community females. जब भी प्लान होगा I'll let you know. बहुत बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और किश्वर आपा कह रही हैं आई नीड टू स्पीक। किश्वर आपा बताइए क्या कहना है। किश्वर आपा कहाँ चली गई? किश्वर आपा, यू वांटेड टू से समथिंग? शायद कुछ उनके सिग्नल में प्रॉब्लम है आई गेस, और शी इज स्पीकिंग। Doctor, can you hear me? Can you hear me?
Yes, we went can on hear you. mute. I went on mute to avoid noises. Acha, doctor has schemes for Noida patients, Felix-Key. So if he can brief on that, they can benefit with that. Yes, that will be good. He has. Actually, see, Felix Hospital is in Noida 137. Okay. I just recently joined there from the Fortis Hospital as an associate consultant there. So, abhi, 9 a.m. to 5 p.m. I am here. Plus, we are also having a polyclinic in sector Noida 75. Okay. So, अभी वहाँ पे भी मैं ट्यूसडे को 9 से 11 ओपीडी रहती है. And they are having some small packages and offers. Okay, then you can avail that. Okay, जैसे कि उनका एक 399 का पैकेज जिसमें कार्डियो कंसल्टेशन है, विद ईसीजी है, बीपी एंड ऑल दैट, लिपिड प्रोफाइल कुछ है. तो इस तरह के ऑफर्स काफी होते हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम जो है आई थिंक मेंशन करता रहूंगा. एंड मेरा नंबर है, उस नंबर पे कभी भी किसी भी टाइम यू कैन कनेक्ट मी. ये तो बहुत अच्छी बात है कि कभी भी किसी भी टाइम आपको कॉल किया जा सकता है. और नंबर अभी, हाँ डॉक्टर, नंबर अभी शेयर कर ली हूँ मुबशरा. तो किशोर आपा, हो गए सारे सवाल, हो गए हम लोग के लिए? किशोर आपा, Anything more? Doctor has anything more to add? Yeah, can you hear me? Doctor has anything more to add? नहीं तो we can postpone it for some later time. Okay, I think we have covered all the things. Yeah. Most of the things we have covered. So the only thing is that we will be knowing about your programs so that more people can benefit from your programs, and we can have our country heart-free. Heart disease is, I think, a bigger killer as compared to breast cancer now in India. Like very important factor, and we really need to take a serious this thing. So thank you, Dr. Jaffrey, and thank you, Kishore Appa, for organizing such a nice program. And okay, Kishore Appa is saying we need to focus on men too. So we will focus on men. So next time. Okay. Next time. Okay, thank you, and God bless you. Yeah, next time you will have it. Thank you. Khudafiz, doctors. Thank you. Khudafiz. Mubashir, thank you. Khudafiz.